आज हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य में बाबर के बारे में। आखिर बाबर ने भारत में दिल्ली पर मुग़ल पताका फहराने में कैसे कामयाब रहा और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की 1.5 लाख सेना बाबर के मात्र 15 से 20 हज़ार सेना के सामने कैसे घुटना टेक दिया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं बाबर को जो जन्म था वो हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ और जो स्थान था वो फरगना, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान। पूरा नाम बाबर, जिस तरह से मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसी तरह से बाबर का पूरा नाम था जो मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग निगार खानम। बाबर ये जो थी वो चंगेज वंशज के थी और जो पिता का नाम था वो था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का जो मृत्यु यानी कि उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु 8 जून 1494 को हो जाता है और उसी समय बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है। लेकिन उस समय बाबर की उम्र मात्र 11 बरस था। फरगना की गद्दी पर बाबर जब बैठता है उसमें उम्र 11 बरस होता है। इसका फ़ायदा है जो बाबर के चाचा उठा लेता है और वो क्या करता है, बाबर को इस गद्दी से बेदखल कर देता है। गद्दी से बेदखल करने के बाद करीब कई वर्षों तक निर्वासन की ज़िंदगी जीता है बाबर। उसके बाद 1497 ईस्वी में वो समरकंद पर अधिकार करता है। 1497 ईस्वी में वो समरकंद पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि मात्र वहाँ पर 3 महीना समरकंद में उज़्बेक खान रहता है राजा, उसके खिलाफ युद्ध लड़ता है और उस पर अधिकार करता है। ठीक है, तो 1497 ईस्वी में जब अधिकार करता है तो ये मात्र 3 महीना वहाँ पर रहता है और उसे फिर वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। 1497 से भागकर फिर फरगना आता है। फिर फरगना में कुछ दिन तक रहता है। फिर यहाँ से वो 1501 ईस्वी में फिर वो समरकंद पर अधिकार करता है। फिर यहाँ से वो 8 महीना रहता है, फिर वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, फिर वह फरगना चल जाता है। यानी कि 1494 से लेकर 1501 ईस्वी तक बाबर कभी फरगना पर अधिकार करता है तो कभी समरकंद पर हारता है, कभी फरगना, यानी फरगना समरकंद ऐसा करते रहता है। मेन जो बेस इसका जो बनता है बाबर का वो काबुल पर ये अधिकार कर लेता है 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में ये बाबर काबुल पर अधिकार कर लेता है और यहीं से वो भारत पर आने के लिए सोचता है। ठीक है, तो 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक कंधार है, उस पर 1507 ईस्वी में यहाँ पर वो अधिकार कर लेता है। कंधार पर अधिकार कर लेने के बाद बाबर मुग़ल साम्राज्य का प्रथम राजा था जो बादशाह की उपाधि धारण किया था। यानी कि पहले इसका जो पूर्वज था वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करता था। 1507 में जब कंधार पर अधिकार कर लेता है, फिर ये समरकंद पर अधिकार करने की कोशिश करता है और 1511 ईस्वी में फिर इस समरकंद पर अधिकार कर लेता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और 1512 ईस्वी में फिर इसे खदेड़ देता है। फिर 1512 ईस्वी में खदेड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, 1519 ईस्वी में बाबर भारत पर प्रथम आक्रमण करके जो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध, यानी भेरा जो राजस्थान में है, भेरा पर आक्रमण करता है। यानी यूसुफजाई के जातियों के बारे में हम आप आगे से चर्चा करेंगे कि किस तरह से अकबर और औरंगजेब ने उसे दबाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक बाबर भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। तो उसके बाद क्या होता है कि 1523 ईस्वी में इसको बाबर को काबुल में निमंत्रण आता है। क्या होता है कि दिल्ली पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहा होता है। लोदी वंश का शासक था और यहाँ पर लाहौर में जो दिल्ली जो इब्राहिम लोदी
इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई दौलत खान लोदी था वो यहाँ पर सूबेदार था और दिल्ली के जो अंदर आता था लाहौर, ठीक है। लेकिन उसे लगता था कि वो दिल्ली पर का सुल्तान बने, और आलम खान लोदी जो उसका पिता था और दौलत खान लोदी दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचता है, और वो क्या करता है, काबुल पर जाता है और बाबर को निमंत्रण देता है कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण करिए। वो सोचता है कि बाबर आएगा और दिल्ली को लूटपाट करके चला जाएगा और वो दिल्ली का सुल्तान बनेगा। लेकिन होता क्या कि 1523 ईस्वी में निमंत्रण मिलता है। उसी समय क्या होता है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा के दूत भी काबुल पहुंच जाता है निमंत्रण लेकर कि आप भी दिल्ली पर आइए और आक्रमण कीजिए। इसका क्या होता है कि सोचता है मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा थे वो सोचता है कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तब वो आगरा को मिला लेगा, मैंने उसका जो डिस्प्यूट था आगरा के साथ, इसलिए सोचता है कि आगरा को मिला लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1524, अब क्या होता है कि 1524 ईस्वी में बाबर लाहौर पर भी अधिकार कर लेता है। 1524 ईस्वी में अब वो क्या करता है कि 15 से 20 हज़ार सैनिक लेकर लाहौर से भारत के लिए कूच कर देता है, और वो लाहौर होते हुए क्या होता है यहाँ पर सिंधु नदी को 1525 ईस्वी में पार कर जाता है। 1525 ईस्वी में सिंधु नदी पार करता है, और इसी बीच 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी 19 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस बीच क्या करता है बाबर कि वो बहुत सारा गाँवों में से वो बैलगाड़ी खरीदता है। बैलगाड़ी क्या क्या काम है, उस पानीपत के युद्ध में हम प्रथम युद्ध में बताएंगे कि बैलगाड़ी का प्रयोग क्या क्या था। बाबर दिल्ली पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करता है, और उसके पहले वो पानीपत है वहीं पर वो ठहर जाता है, और पानीपत पर वो इब्राहिम लोदी के सेना का इंतज़ार करता है। चूँकि वो इस तरह से फंसाना चाहता है कि वो जैसे यहाँ पानीपत है और पानीपत से यहाँ जमुना नदी के बीच में वो स्थिर ठहरता है। यहाँ से दूरी जो जमुना नदी और पानीपत का है वो करीब 5 या 6 या 7 किलोमीटर के बीच में था। वहाँ पर क्या करता है, एक रणनीतिकार की तरह तुगलम विधि द्वारा अपना सेना को सजा लेता है। तुगलमा विधि में क्या किया है कि जितना बैलगाड़ी लाया था 500 से लेकर 700 के बीच में, वो सभी बैलगाड़ी को एक ट्रेन का डिब्बा की तरह यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक खड़ा कर दिया था, और वो एक दूसरे से जोड़ दिया था, और बीच बीच में तोप सजा दिया था, बीच बीच में तोप सजा दिया था, तोप सजा दिया था, बीच बीच में तोप सजा था, और इसके पीछे वो अपना सेना को रखा था, ठीक है। और इसके बाद क्या किया था कि एक तरह से यू ट्रायंगल में उसको फंसाना चाहता था। तो यहाँ पर भी सेना तैयार कर लिया था, यहाँ पर भी सेना तैयार कर लिया था। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को यू ट्रायंगल में फंसाया था, उसी तरह से भी उस्मानी विधि और तुगलक विधि द्वारा इसको फंसाना चाहता था। उस्मानी विधि द्वारा अपने तोपों को सजाया था, ठीक है। अब क्या करता है, वो बीच बीच में गड्ढा खद दिया था, इस तरह से गड्ढा खद दिया था, इस तरह से गड्ढा खद दिया था, इस तरह से गड्ढा खद दिया था चारों तरफ, और बीच बीच में क्या क्या गड्ढा खद के ऊपर से टहनी उनी तोड़ टाड़ के ऊपर से इसको झाँप दिया था ताकि पता न चले। और उसको पता था कि इब्राहिम लोदी की सेना 1.5 लाख 1 लाख से ओवर है, और उसका सैनिक में हाथी और घोड़ों की सेना बहुत ज़्यादा है। इसके जो 2 निशानेबाज था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, वो बहुत निशानेबाज था, ठीक है। तो वो इस तरह से खड़ा कर दिया था, सब निशानेबाज को भी खड़ा कर दिया था। जिस तरह से इसका जो सेना था वो भारी, मैंने 15 से 20 हज़ार सेना कम था, लेकिन वो बहुत ही अनुशासन में था और बहुत कॉन्फिडेंस में था। मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी था ताकि वो पहले से बहुत युद्ध लड़ चुका था। लेकिन वहीं इब्राहिम लोदी की सेना 1 से 1.5 लाख तो थी, लेकिन वो अपने आप में जब इस लोग जब यहाँ दिल्ली से आक्रमण करने के लिए जब यहाँ पर पानीपत के लिए चला था, तो वो एक तरह से झुंड मेला की तरह चला था। मानिए मेला, जैसे 10 से 5 यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है, इस तरह से वो आ रहा था। इसमें ना तो कॉम्बिनेशन था ना कोई अनुशासन था। इस तरह से एक तरह से झुंड की तरह आया कि चलो आक्रमण सिर्फ करना है, ठीक है। बाबर क्या किया कि जो शुरू में जो आया उसको जब इस तरह से जब यहाँ पर जब देखा कि 200 से 300 मीटर के करीब जब सेना जब इब्राहिम लोदी की सेना जब आक्रमण करने के लिए आ गया, तो क्या करता है, ये सब जो तोप है जो फायर खोल देता है। जब फायर खोलता है तो पहला बार है जो भारत में तोप का जो इस्तेमाल हो रहा था। ये सब सेना है जो सब हड़बड़ा जाता है और सब भागने लगता है। इन लोग को
फ्लेयर जो आग का जो गोला जैसा लग रहा था, उन लोग देखकर इस जितना सेना था इब्राहिम लोदी का सेना वो सब डर गया। यहाँ तक कि जो गड्ढा खदा गया था उस पर जो जब भी हाथी को जाता था तो गिर जाता था, घोड़ा जो जाता था देखता था टहनी है लेकिन अंदर गड्ढा रहता था, उसमें जाकर समा जाता था। सब एक तरह से दम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सब डर गया था, पूरा डर गया था। और क्या होता था कि इसी बीच क्या हुआ कि विक्रमाजीत जो ग्वालियर के जो राजा थे वो भी इब्राहिम लोदी के हेल्प करने के लिए आया था, जो कि है लड़ाई में मारा गया। इसी बीच जब उस लड़ाई में मारा गया तो इस सब सेना में और डर और खौफ जाग गया, इन लोग सब और डरने लगा। मैंने कहते हैं ना कि अगर 10 को है, अगर एक को आप इस तरह से अगर आप एक हैं और एक को शुरू में ला के अगर एक तरह से कस के धपड़ दीजिएगा तो अगला 9 को सटेगा नहीं, उसी तरह से किया था। ये क्या किया था, जो अगला सेना था उसको इस तरह से मारा था, इस तरह से कि पाछे वाला जो जितना भी सेना था वो सब हड़बड़ा गया। यहाँ तक ये सब भी इस तरह से यहाँ पर इधर से भी जब इधर से भी तीर या आक्रमण होने लगा, इधर से भी आक्रमण, तो उस लोग समझने लगा कि पीछे से भी आक्रमण हो रहा, सब इस देखकर बहुत हड़बड़ा गया था। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 15 से 20 हज़ार सेना इसका बीच में एक क्या करता है कि 50 हज़ार सेना को या 200-300 मीटर के 2 किलोमीटर के अंदर में ये लॉक कर लेता है, फंसा लेता है। अब सब हड़बड़ में था। अब क्या होता है, जब तो इस इब्राहिम लोदी का जो एक कमांडर होता है, वरिष्ठ कमांडर, वो बोलता है कि चलते हैं हम लोग, अगले दिन हम लोग फिर से आक्रमण करेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी को यहाँ एक बहुत बड़ा गलती करता है। गलती क्या कि वो 15 से जो 50 हज़ार सेना भी उधर ही था, जमुना नदी के उस पार ही था, तभी आक्रमण कर दिया। तो वो भी आया ही नहीं था, यहाँ पर अभी लोग था और बोला नहीं, बोला कि हम पीठ नहीं दिखा सकते हैं, हम फिर से आक्रमण करेंगे। वो क्या करता है कि इब्राहिम लोदी ने फिर से आक्रमण कर दिया। अब इब्राहिम लोदी जब आक्रमण फिर से कर दिया और सेना पाछे, कुछ सेना पाछे ही था, कुछ आगे था, कॉम्बिनेशन नहीं, अगर पूरा सेना अगर आ जाता तो ये हार सकता था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा गलती किया और बाबर चाहता था कि इस युद्ध को जितना से जितना जल्दी ख़त्म कर दे, ताकि अगर लंबा टाइम तक अगर चलाता तो बाबर हार सकता था और इब्राहिम लोदी जीत सकता था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक गलती कर दिया और सेना का इंतजार किए बिना इब्राहिम लोदी पुनः बाबर पर आक्रमण कर दिया। कुछ घंटों के बाद लड़ाई चला और कुछ 2 से 3 घंटों के बाद फिर क्या होता है कि इब्राहिम लोदी का जो सर है धड़ से अलग हो जाता है और इसी के साथ दिल्ली पर मुगल पताका फहरा देता है। क्या होता है कि बाबर इतना बेदर्द था और निर्दयी था कि जो बचा हुआ जो सैनिक था इब्राहिम लोदी का, जो फरगानी सैनिक था, उसको गला काट के, गला धड़ से नहीं सिर्फ गला काट के 35 से फीट ऊपर ऊंचा टीला बना दिया था। इस तरह से टीला सिर्फ गर्दन का टीला बना दिया था। और क्या होता है, 6 से 7 घंटा का मात्र युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो चला था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया। 6 घंटों का युद्ध, ये अगले भारत के 330 साल के इतिहास को बदल कर रख दिया। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुगल साम्राज्य के पार्ट 2 लेकर।